हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और उसका जो हमने पिछले वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर दिए थे, और इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देंगे। किसका? तो लघु उत्तरीय प्रश्न का। और ये वीडियो क्लास 10 के लिए बना रहे हैं। चलिए, इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न संख्या देखिए 1। क्या बोला गया? अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, और समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। और यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती जाती है। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पारदर्शी पारदर्शी पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर बताइए। तो आपको बता दें, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है या पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है, तो वे हो जाएंगी पारदर्शी ना। यानी कि पारदर्शी वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है। परभासी वस्तुएं अपने में से होकर प्रकाश का कुछ ही भाग जाने देती है, तथा अपारदर्शी वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश को जाने ही नहीं देती है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न 3 में क्या कहा गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। इसका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। ठीक ना। अब देखिए दोनों नियम। नियम नंबर 1, पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम देखा जाए, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, अर्थात I = R। हम आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R लिखते हैं। आपका अगला प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न बोला गया है प्रश्न में कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक। इसमें पहला अंतर है वास्तविक में कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न 5 में बोला गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, पहली विशेषता है कि समतल, ये जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। और तीसरा बात है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखा जाए प्रश्न 6 में, प्रश्न बोला गया 6 में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो आपका अंतर दिखाया गया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये आपका अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। देखिए, इसमें आपका जो पहला अंतर है, अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला जो चमकीला तल अंदर धंसा होता है।
और इसका जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर धंसा होता है, इसमें परावर्तक सतह उठा होता है। ठीक। अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों तरह के इमेज बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी इमेज बनते हैं। तीसरा अंतर है, इसमें प्रतिबिंब यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और यहाँ पे सीधा ही बन जाएगा। जब वस्तु को हम दर्पण के करीब रखेंगे यानी कि पी और एफ के बीच रखेंगे तो सीधा बना सकता है, यानी कि अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों तरह के इमेज बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या कर सकता है, सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। और आपका जो अगला अंतर है क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और वस्तु के बराबर हो सकता है, यानी कि तीनों आकार के हो सकते हैं, जबकि हमारा उत्तल दर्पण में इमेज हमेशा वस्तु के छोटा ही होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 में बोला गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए इसका आंसर करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है, अगर गोलीय दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्या है इसका प्रश्न, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल में, उत्तल में या समतल में। तो काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल में भी बनता है और समतल दोनों बनता है, ठीक ना। काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें यहाँ देखिए ध्यान से, केवल बोला गया है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक, तो केवल काल्पनिक उत्तल और समतल दोनों बनते हैं। हालांकि काल्पनिक प्रतिबिंब तो अवतल में भी बनता है, लेकिन इसमें वास्तविक इमेज भी बनते हैं, लेकिन इसमें सवाल बोला गया है कि किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक इमेज बनता है, तो उत्तल और समतल दोनों में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में या पीछे देखने के रूप में क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसकी जो दृष्टि क्षेत्र होती है वो विस्तृत होती है, बहुत बड़ा होता है। ठीक। आई होप आप समझ रहे होंगे सवाल को। आपका अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में प्रमाणित कीजिए, अवतल दर्पण में प्रमाणित कीजिए कि F बराबर R/2 होता है। तो चलिए हम देखते हैं अवतल दर्पण में। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब मान लीजिए ये जो बी डैश दिख रहा है ना, ये क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे जो बी डैश का है एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के सामने कोई रे ए बी है जो आपतित होती है और पॉइंट बी पर परावर्तित होकर वो फोकस के डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ पे जो बी सी देख रहे हैं वो इस पर बी पर अभिलंब है, ठीक ना। ये जो बी सी दिख रहा है ये क्या है, बी पर अभिलंब है। ठीक। अच्छा ये एंगल ए आप देख रहे होंगे, एंगल ए बी सी जो देख रहे होंगे उसको आई मान लीजिए, क्योंकि ये आपतन कोण है, ये आर हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से क्या होता है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर जब ये प्रिंसिपल एक्सिस और आपतित किरण जो पैरेलल है यहाँ पे, तो ये एकांतर कोण से ये वाला एंगल भी हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये बात हो जाएगा, यानी कि एंगल सी बी एफ इक्वल टू बी सी एफ हो जाएगा, ठीक। जब ऐसा हो गया जो, तब ये जो ट्रायंगल बी सी एफ हो जाएगा, बी सी एफ कैसे हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
अब पता है समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण के सामने वाला साइड बराबर ही होता है, तो आपका ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। अगर यानी कि बी एफ इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। अगर आपका द्वारक बहुत छोटा हो, मतलब कि पी बी के बहुत करीब होगा, फिगर में देख सकते हैं आप, पी बी के बहुत करीब हो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये पी जो होगा बी के बहुत करीब है, बी समझिए पी के पास हो, तो आपका जो बी एफ होगा वो हमारा पी एफ के इक्वल हो सकता है, ठीक ना। तो बी एफ हमारा पी एफ के इक्वल हो जाएगा, ये जो हिस्सा है, ठीक ना। अब देखिए इस इक्वेशन में और इसमें, ठीक ना, बी एफ यहाँ पे एफ सी की इक्वल है और यहाँ बी एफ पी एफ इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि बी एफ और एफ सी, बी एफ और एफ सी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक ना। बी एफ और एफ सी इक्वल है, तब क्या हो जाएगा, एफ सी और पी ए भी इक्वल हो जाएगा, एफ सी और पी ए भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना। अब चलिए थोड़ा सा, अब आप यहाँ देख सकते हैं, फिर ट्रायंगल सी एफ बी में जाएंगे, तो जो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो सी पी होगा, सी पी है ना, सी पी, हाँ, जो सी पी होगा आपका, वो सी एफ और पी एफ के सम की इक्वल होगा। वहीं पे आप ऐसे कर देंगे, ये लाइन देख लीजिए ना, फिगर से आप मिला सकते हैं, तो सी पी इक्वल टू टू एफ पी हो जाएगा, ठीक ना। सी पी को हम आर बोलते हैं, ये टू का टू हो गया, टू का टू हो गया, और एफ पी मतलब फोकस दूरी, तो यहाँ पे एफ आर इक्वल टू टू एफ हो जाएगा। या इसी को आप क्या करेंगे, जब एफ करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई टू कर सकते हैं, ठीक ना। ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, क्या बोला गया इसमें कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर बताइए, ठीक ना। तो आपको अवतल दर्पण में एक इमेज बनाना है जहाँ की वस्तु हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, ठीक। तो आप इस फिगर को ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको किरण आरेख बनाना होगा, ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। देखिए आपका इमेज यहाँ पे एक बात दिया है, यहाँ पे दो फिगर, ठीक ना। इसमें बोला गया कि इसको मैंने पूरा कर देना है, किरण आरेख को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। एक पहले जो ए दिया है उसमें जो वस्तु को सी और एफ के बीच रखा गया है, और दूसरे केस में वस्तु को सी पर रखा गया है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा देखिए। चलिए हम आगे के स्लाइड में देखते हैं इसका आंसर। देखिए जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, जब वस्तु यहाँ पे देखिए सी और एफ के बीच रखा गया है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, सी के बाद बनेगा, सी और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा और वास्तविक होगा, ठीक। फिर दूसरा केस देखे जाए, अगर दूसरा केस, तो इमेज को हम वस्तु का कहाँ रखे थे, सी पर। दूसरे केस में वस्तु जब सी पर रहेगा अवतल दर्पण के सामने, तो उसका इमेज वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर सी पर ही बनता है, ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। देखिए प्रश्न 13 में क्या बोला गया, अस्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तथा आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। मैंने अवतल दर्पण में आभासी और आवर्धित इमेज बनाना है, और इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताइए, ठीक। चलिए इसका आंसर देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में, तो ये जो फिगर देख रहे हैं वो अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखे हैं, पी और एफ के बीच रखा गया है। जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है और आवर्धित बनता है, ठीक ना। और इस तरह के प्रतिबिंब का उपयोग हम
हजामती दर्पण का, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का प्रतिबिंब का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न 14 में बोला गया यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचे। चलिए इसका आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। देखा जाए 15 में क्या बोला है कि किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो हमने एक किरण आरेख ड्रॉ किया है। देखिए ये एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने किसी वस्तु को रखा गया है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिएगा तो उसका इमेज हमेशा छोटा बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे होता है। तो उसका नेचर देख लीजिए, उत्तल दर्पण के सामने रखे वस्तु किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, छोटा तथा दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? तो इसका आंसर होगा, बेलनाकार दर्पण एक इस तरह से, बेलनाकार दर्पण क्या होता है, एक समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का संयोजन होता है। एक मैंने इस प्रकार से माफ कीजिएगा, बेलनाकार दर्पण एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण का संयोजन होता है। ये वर्टिकली समतल दर्पण होता है और हॉरिजॉन्टली क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई से कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर दोनों पतला दिखाई देता है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। बोला गया इसमें कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, उनके नाम बताइए। चलिए पहला इसमें कि कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो कार के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। खैर वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने में किस दर्पण का यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और तीसरा प्रश्न है सौर भट्टी में किस दर्पण का यूज होता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 17 तक कुल 17 सवाल को देखे हैं और उसका आंसर लिखे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।